हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है हिस्ट्री ऑफ इंडिया सेंचुरी 1700 टू 1950। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 3 को, जो कि है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का निर्माण। इसमें हम बात करेंगे, इस यूनिट में हम देखेंगे कि किस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य का विकास हुआ, उसने कौन कौन सी नीतियां अपनाई जिनसे उनका विकास हुआ, और कौन कौन सी व्यवस्थाएं वो भारत में लाए। ठीक है, तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो भी स्टूडेंट फोर्थ सेमेस्टर के ऑफलाइन एग्जाम्स देने जा रहा है मई और जून में, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। पहले आता है ब्रिटिश राज के आर्थिक प्रभावों की समीक्षा। ये जितने भी नोट्स हैं ये आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं, ठीक है, वो आपको हम डिस्कस करके बताएंगे, और बाकी आप इनके एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन आप हमारे वेबसाइट पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रिटिश राज्य के आर्थिक प्रभाव कौन कौन से पड़े भारत पर। तो अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के बाद आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अमूमन क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। मतलब जब भी भारत में, जैसे ही भारत में अंग्रेजी सत्ता आई तो उन्होंने कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करी छोटे स्तर पर। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण भारत की संपदा का निष्पादन होने लगा था। मतलब कि भारत की जो भी धन राशि थी भारत के पास, वो उसका निष्पादन, मतलब वो खत्म होने लगी थी, उसमें कमी आने लगी थी। परंपरागत उद्योग धंधे का विनाश की ओर अग्रसर होने लगे थे। ठीक है, परंपरागत उद्योग जो कि पुराने समय से चले आ रहे उद्योग होते हैं, ठीक है, जो लोगों के धंधे थे वो भी समाप्त हो रहे थे। भारतीय मूल के उद्योगों का नष्ट होने से यह कि अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमराने लगी थी। ठीक है, तो भारतीय मूल के जो भी धंधे थे, जो उनके काम थे, जो कि पुराने समय से चले आ रहे थे, ठीक है, वो भी समाप्त हो रहे थे। और भारत, जो कि सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब वो देश क्या होने लगा था, अभावग्रस्त होने लगा था। अंग्रेजों से पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। मतलब अंग्रेजों के आने से पहले भारत की जो भी अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से कृषि पर निर्भर थी। कई प्रमुख शहर, बंदरगाह तथा उद्योग धंधे विकसित थे, परंतु अधिकतर लोग कृषि तथा ग्रामीण उद्योग धंधे पर आधारित थे। ठीक है, आप कह सकते हैं कि भारत में उस समय भी काफ़ी सारे बंदरगाह थे, ठीक है, और काफ़ी सारे जॉब्स थे, वर्क्स थे, बट फिर भी लोग ज़्यादातर लोग कल्चर या कृषि, एग्रीकल्चर पर भरोसा करते थे। ठीक है, वो ज़्यादातर यही काम में जुड़े हुए थे। भारतीय अर्थव्यवस्था अपने आप में पूर्ण रूप से सुदृढ़ थी। मतलब भारत, अंग्रेजों के आने से पहले जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो अपने आप में ही पूरी तरह से विकसित थी। कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, धातु के बर्तन, कृषि यंत्र तथा अन्य दैनिक उपभोगों की वस्तुओं की खपत गांव अथवा आसपास के बाजारों में हो रही थी। ठीक है, तो अंग्रेजों के आने से पहले भी भारत में जो कपड़े बनाए जाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, धातु के बर्तन हो गए, या फिर कृषि करने के लिए कोई यंत्र हो गया, ये सब भारत की जो मार्केट्स थी उसमें उनकी खपत थी, उनका यूज़ था, लोग उनको परचेज करते थे और सेलर्स उनको सेल करते थे। ठीक है, इसके अलावा भारत के प्रमुख शहरों में भी इन चीज़ों की मान्यता काफ़ी ज़्यादा थी। इतना ही नहीं, यहाँ के माल की मांग विदेश में भी थी। ठीक है, तो भारत अपना पूरा का पूरा व्यापार विदेश में भी फैला रखा था, यूरोप तक, और वहाँ पे ये सामान यहाँ से वहाँ तक जाया करता था। इसमें कई प्रकार के व्यापारी भी भारत में थे, जैसे पुर्तगाली हो गए, डच हो गए, या फिर फ्रांसीसी व्यापारी भी भारत में थे। और अंग्रेजों ने क्या करा, अपनी स्थापना करी और क्या अपना केंद्र बना लिया और भारत का शोषण करना आरंभ कर दिया। आर्थिक शोषण के सहारे अंग्रेजों ने पर्याप्त धन जुटा लिया था। ठीक है, शोषण कर करके अंग्रेजों ने काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था। भारत के अधिकतर भाग के अधिकतर संसाधनों पर अंग्रेजों का एकाधिकार था। मतलब कि अंग्रेजों का काफ़ी ज़्यादा अधिकार हो चुका था भारत के धन पर, या फिर उनके जो संसाधन है, तेल हो गया या फिर और भी जो चीज़ें भारत में बनती थी या निकलती थी भारत में, उन सब पे किनका अधिकार हो गया, अंग्रेजों का। उनके इस आधिपत्य सबसे बुरा प्रभाव बंगाल के बुनकरों पर पड़ा। ठीक है, तो बंगाल के बुनकरों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किनका पड़ा, अंग्रेजों का पड़ा। जो श्रमिक वस्त्र उद्योगों से जुड़े हुए थे उनकी कीमत पर ही कंपनी के काम करने को विवश किया जाने लगा। ठीक है, जो लोग भी अपने हाथों से बुनकर कपड़े बनाया करते थे या फिर वस्त्र बनाया करते थे, उनको कंपनियों में ज़बरदस्ती रखा गया और दबा के उनसे काम कराया गया। ठीक है, देशी उद्योगपतियों को यहाँ उन्हें काम करने से रोका जाने लगा। ठीक है, तो जो लोग अपने काम, जिनके पास अपना धंधा था, उन्हें रोका जाने लगा था। अब आते हैं कुछ पॉइंट्स, जैसे कि संपदा का अपवाह।
तो इन पॉइंट्स को आप हमारे वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम आपको सिर्फ मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि इस पॉइंट्स में क्या है। तो अब वहाँ से यहाँ पे तात्पर्य है कि भारत का जितना भी धन था वो यहाँ से निकाल के, भारत से निकाल के कहाँ जाने लगा, इंग्लैंड जाने लगा। मतलब कि ब्रिटिश जो सत्ता थी उसका मेन सेंटर था इंग्लैंड। भारत या फिर विश्व के जो अलग अलग देश है वहाँ पे उन्होंने अपनी छोटी छोटी सत्ताएं बैठा रखी थी, पर जो मेन सेंटर था वो था इंग्लैंड। तो क्या हुआ, यहाँ से सारा का सारा धन निकाल के कहाँ भेजा जाने लगा, विदेश में, इंग्लैंड भेजा जाने लगा। अब यहाँ पे बात करी गई है और भी काफ़ी चीज़ें, जैसे कि विशेषकर सूती कपड़े या फिर रेशम के वस्त्र यूरोप की बाज़ारों में इनका काफ़ी ज़्यादा चलन था। लोग यूरोप की मार्केट्स में इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा परचेज करते थे। तो क्या होता था, यहाँ के सूती वस्त्र या फिर जो रेशमी कपड़े थे उनको यूरोप की मार्केट में यहाँ से भेजा जाता था और दुगने चौगने दाम पे वहाँ पे सेल किया जाता था। और इसमें जो विदेशी मुनाफे होता था लोगों को, ठीक है, जो भी व्यक्ति यहाँ से ले जाके वहाँ बेचता था उससे काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा होता था। उसके बाद आता है धन निष्कासन का स्वरूप। अब फिर जो धन भारत से इंग्लैंड भेजा जाता था जिसके बदले भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था, ठीक है, तो धन यहाँ से इंग्लैंड भेजा जाता था परंतु भारत को कुछ भी नहीं मिलता था। यहाँ पे और भी चीज़ें बताई गई कि भारत से धन निष्कासन 1757 में ही आरंभ हो चुका था, जो कि बंगाल में से शुरू हुआ था। एक अनुमान के अनुसार 1757 से 65 के मध्य तकरीबन 60 लाख पाउंड की रकम इंग्लैंड जा चुकी थी। उसके बाद 65 में बंगाल की प्राप्ति होने से, ठीक है, 1765 के बाद एक प्रकार से अंग्रेजों के हाथ में बंगाल आ गया था। तो उन्होंने क्या करा, बंगाल में काफ़ी ज़्यादा जो लूटपाट मचाई और तो और वहाँ का जितना भी धन है उसको अंग्रेजों ने अपने अंतर्गत कर लिया और कहाँ भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया था, ठीक है। और अब ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जॉर्ज विग्नर के अनुसार 1834 से 51 के बीच में तकरीबन 42,21,611 पाउंड कहाँ जा चुके थे, प्रतिवर्ष इंग्लैंड भेजा जा रहा था। तो कितनी बड़ी रकम आप देख सकते हैं कि 42,21,611 पाउंड भेजे जा रहे थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें डाटा दिया गया, आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर आता है कि धन निर्गमन का दुष्प्रभाव। धन निर्गमन का दुष्प्रभाव क्या पड़ा, तो अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई धन निर्गमन प्रणाली भारत का आर्थिक ढांचा पूर्ण स्वरूप खकोला कर चुकी थी, ठीक है। अंग्रेजों के द्वारा धन निर्गमन की एक प्रणाली लाई गई जिसने क्या करा, भारत का आर्थिक ढांचा मतलब धन से जुड़े हुआ जो ढांचा था उसको पूरी तरह से खाली कर दिया। लोगों का जीवन स्तर जो था गिर चुका था। इसके कई कारण थे, जैसे कि महंगाई का बढ़ जाना, लोगों के पास काम ना होना, ठीक है, और तो और उनके पास जीवन चलाने के लिए भी जो चीज़ें चाहिए वो भी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, जिनसे क्या हुआ, उनका जीवन स्तर काफ़ी हद तक गिर गया था। फिर माना जाता है कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दौर में क्या हुआ, इतने अकाल पड़े जितने 100 साल में भी नहीं पड़े थे, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी के अंतिम कुछ दौर में, कुछ समय में ही इतने ज़्यादा अकाल पड़े जितने पिछले 100 साल में अकाल नहीं पड़े थे, जिससे क्या हुआ, भारत में बड़े स्तर पर लोगों की मौत होने लगी। किसान जो थे वो भूखे मरने लगे थे, ठीक है, लोगों के पास खाने के लिए भी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। फिर आता है भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है। तो भू राजस्व व्यवस्था से तात्पर्य है कि भू राजस्व, जिस व्यक्ति के पास भी भूमि है, ठीक है, जिस व्यक्ति के पास भी कुछ हिस्सा भूमि का है उसको क्या भरना था, उसको भरना था राजस्व, मतलब टैक्स। उसको टैक्स पे करना था, किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अगर उसके पास भूमि है तो वो टैक्स पे करेगा। अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ बनाने के लिए क्या करा, भू राजस्व व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किए। उनका मूल काम क्या था, अधिक से अधिक राजस्व मतलब टैक्स को कलेक्ट करना। इसीलिए उन्होंने भू राजस्व व्यवस्था में कई परिवर्तन किए और बंगाल और बिहार के भूस्वामी समझ तद्यपि लगान वसूल करने का कार्य बंगाल के डिप्टी दीवान के पास रख दिया गया, ठीक है। तो बंगाल और बिहार का जो भू राजस्व कलेक्शन का जो काम था वो बंगाल के डिप्टी दीवान को दे दिया गया और ये काम चलने लगा। अब डिप्टी दीवान धन इकट्ठा करके किसको देता था, भारत में जो गवर्नमेंट स्थित है ब्रिटिश की, उनको देता था। फिर सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण से तात्पर्य है कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया कुछ धन, ठीक है। तो सार्वजनिक साम्राज्य विस्तार के लिए कंपनी द्वारा किए गए युद्ध तथा अन्य व्यय के लिए इंग्लैंड सरकार से भारत द्वारा समय समय पर क्या लिया गया, ऋण लिया गया बड़ी तादाद में, जो कि राशि वसूल की गई। 1792 में यह ऋण ब्याज के साथ 70 लाख, 1999 में 1 करोड़, 1857 में बढ़कर 6 से 90 करोड़ हो गया था। ऋण की राशि बढ़ते बढ़ते 1922
20 से 40 करोड़, 22 से 40 करोड़ के बीच में आ गई थी। ठीक है, ये 6 से 90 नहीं, 6 से सिर्फ 9 करोड़ रहा है। ठीक है, तो 6 से 9 करोड़ हो गया था, फिर 22 से 40 करोड़ और 27 से 40 करोड़ हुआ था 1913 में, और 1939 में यह ऋण तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 28 से लगभग 42 करोड़ तक पहुंच गया था। ठीक है, तो अब इसका एक सिंपल सा तात्पर्य यह है कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज करिए ये एक इंग्लैंड की गवर्नमेंट है। ठीक है, जो इंग्लैंड में बैठी हुई है, और भारत में एक छोटी उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना रखी है। अब मेन चीज़ ये है कि भारत की गवर्नमेंट को युद्ध लड़ने के लिए कुछ धनराशि चाहिए। ठीक है, धनराशि चाहिए। अब जो धनराशि चाहिए वो धनराशि ये इंग्लैंड की मेन गवर्नमेंट उन्हें देती है। किस तरह? लोन के रूप में। अब लोन के रूप में देती है तो भारत की ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो लोन वापसी भी करना है, परंतु वो लोन समय के साथ साथ बढ़ता चला गया और इतना बढ़ गया कि जो सत्ता है वो उसे पेमेंट कर ही नहीं पाई। और साथ साथ जब भारत को आज़ादी दी जाने लगी तो जितना भी लोन था, ऋण था, वो सब भारत के जिम्मे डाल दिया गया। ठीक है, मतलब भारत को वो सब कुछ पेमेंट करना था। इसके साथ साथ अंग्रेजी अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन भी कंपनी सरकार को करती थी। हिस्सेदारी को दिया जाने वाला लाभांश एवं लंदन प्रतिष्ठान का समस्त व्यय भारत सरकार से वसूला किया गया। ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा ये सारा का सारा धन वसूला गया। स्थायी व्यवस्था का लाभ। मार्शमैन ने इस व्यवस्था को साहस, बहादुरी तथा बुद्धिमान का कार्य बताया है। उनके अनुसार इस व्यवस्था को के बुद्धिजनक प्रयास के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई। ठीक है, तो स्थायी व्यवस्था से लाभ, स्थायी व्यवस्था से कुछ लाभ भी हुए थे। ठीक है, जिस प्रकार की जनसंख्या में वृद्धि हुई, लोगों ने क्या करा, कृषि के ऊपर अधिक ध्यान दिया और कृषि का भी बढ़ोतरी होने लगी, जो बंदोबस्त व्यवस्था के फलस्वरूप दृष्टिगत हुआ था। ठीक है, एक बंदोबस्ती व्यवस्था लाई गई थी, जिसके कारण क्या हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुई, साथ में लोगों के जीवन स्तर में भी कुछ बदलाव आया। सेम बंगाल में भी यही चीज़ हुई, बंगाल में स्थिति में सुधार आया। बंदोबस्त व्यवस्था के कारण बंगाल की स्थिति में सुधार आया, साथ में बंगाल का जो जीवन स्तर है वो ठीक रहा और अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बढ़ोतरी। कंपनी को भी इस चीज़ से, बंदोबस्त व्यवस्था से कंपनी को भी काफ़ी अच्छा लाभ हुआ। कंपनी अधिक से अधिक क्या करती थी, धन राशि कलेक्ट करती थी टैक्स के रूप में, और तो और जो वसूली के लिए जो धन लगता था वो भी कम हो गया था। ठीक है, वसूली के लिए धन लगता था वो भी कम हो गया था, और किसान अपना धन टाइम पे करते थे। नए जमींदारी वर्ग का उदय, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नए जमींदारी वर्ग का उदय, इससे तात्पर्य यह है कि इस दौर में, उस दौर में जब अंग्रेजों का शासन था, उस समय एक नया वर्ग, जमींदार वर्ग पैदा हुआ था, जिनके पास बहुत सारा धन और उनके पास ज़मीन हुआ करती थी। ठीक है, ये जमींदार वर्ग क्या करता था, लोगों को धन या लोन देता था छोटा मोटा, और तो और उनसे ज़मीन, अगर वो लोन पेमेंट नहीं करते थे तो उनकी ज़मीन छीन के उसे अपने कब्जे में कर लेता था। जमींदारों को लाभ प्राप्त हुआ था इस चीज़ से। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था को सुदृढ़ लाभ प्राप्त हुआ। सबसे मुख्य बात तो ये रही कि अब ज़मीन पर उनका पैतृक स्वामित्व स्थापित हो गया था। इससे उत्तरार्थ अधिक आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होती चली गई। लगान से वसूले जाने वाले धन का हिस्सा भी उन्हीं के अधिकार में जाता था। ठीक है, अब लगान वसूलने का काम किसे दिया गया, जमींदारों को दे दिया गया था कि आप एक जगह पे आप लगान लीजिए अपने गांव से। ठीक है, वो लगान आप हमें पेमेंट करिए और इसका कुछ हिस्सा आपको दिया जाएगा। ये व्यवस्था लाई गई। कृषि का भी विकास हुआ। अंग्रेजों के आने के बाद कुछ समय बाद जब अंग्रेजों को लगा कि व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करना चाहिए, तो क्या करा उन्होंने, कृषि के उसमें विकास किया। आवश्यक रूप से लगान देने में परंपरा ने किसानों को कृषि के प्रति अधिक लगाव लगा दिया। ठीक है, अब लोगों को पता था कि उन्हें पेमेंट तो करनी है। ठीक है, किसानों को क्या देना है, ऋण तो देना ही देना है। तो उन्होंने क्या करा, कृषि से लगाव करा और अधिक से अधिक कृषि करके बंजर भूमि का भी उपयोग करना क्या करा, शुरू कर दिया। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के दोष। ठीक है, जो सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अच्छी साबित हुई अंग्रेजों के लिए, क्योंकि उन्होंने इस व्यवस्था के थ्रू ही काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त किया। परंतु इस व्यवस्था के कुछ नकारात्मक भी प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। अब आती है रैयतवाड़ी व्यवस्था को समझाते हुए उनके प्रमुख उपबंधनों का क्या करना, परिणामों का वर्णन करना है। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती है पहले ये देख लेते हैं। रैयत का मतलब होता है प्रजा या सामान्य किसानों से लगाया जा सकता है। ठीक है, सामान्य किसान या फिर प्रजा को रैयत कहा जाता है। एक व्यक्ति हैं वीजे काले के अनुसार, जिस व्यक्ति के पास भी 2 बैल हैं, हल है और एक गाड़ी है। ठीक है, और जो खाली समय पर अपनी चीज़ें किराए पे दे देता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, रैयत कहते हैं।
किसान के साथ साथ जो समझौता लगान के संबंध में किया जाता है उसे रैयतवाड़ी कहा जाता है। ठीक है, किसान के साथ साथ कुछ समझौते किए जाते हैं जिसे हम रैयतवाड़ी समझौता भी कहते हैं। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना 1812 में हुई थी। रैयतवाड़ी के बारे में रजनी पदमथ के अनुसार एक विचार व्यक्त किया गया है कि इस बंदोबस्त की खास बात यह थी कि सरकार को किसान के साथ सीधे सीधे कोई बंदोबस्त करना चाहिए जो स्थायी ना हो, अर्थात जिसमें हमेशा कुछ वर्ष के बाद संशोधन ना हो सके। ठीक है, तो बंदोबस्त व्यवस्था के अंदर एक ये बात बताई गई कि किसानों को सरकार के साथ डायरेक्टली मेल मिलाप होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए और एक ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए जिसके अंदर कुछ समय के अंदर क्या हो, कोई भी संशोधन ना हो। मद्रास में यह व्यवस्था 1820 में तथा 1825 में मुंबई में लागू की गई। अब आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रमुख उपबंध। प्रत्येक रैयत बिना किसी पारंपरिक गारंटी के व्यक्तिगत रूप से कर देने योग्य था। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास, जिसको रैयत कहा जाता है, वो अपने आप से ही क्या करता था, ऋण पारस्परिक गारंटी रूप से कर देता था। ठीक है, ऋण देता था। राजकीय अधिकारियों एवं लघु उत्पादकों के मध्य बिचौलियों की भूमिका खत्म कर देती है। अब क्या हुआ, बिचौलियों की भूमिका को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। बिचौलियों का कोई काम नहीं था। रैयतवाड़ी प्रथा का प्रमुख बिंदु यह था कि भूमि के पट्टेदार जब चाहे उचित समय नोटिस देकर जो भूमि उसके पट्टे पर थी या उसके किसी भाग को छोड़ सकता है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास कुछ भूमि है वो एक नोटिस देके उस भूमि को छोड़ सकता है। चौथा आता है कि लगान की अदायगी ना होने पर भूमि को जब्त कर लिया जा सकता है। और 5वें पॉइंट में बताया गया है कि भू राजस्व दरों की समय समय पर पुनः संघोषण होनी चाहिए। ठीक है, तो समय समय पर भू राजस्व की जो दरें हैं उनको कम ज़्यादा करना चाहिए और लगान भूमि के मूल्य के आधार पर तय किया जाता है, ना कि उसमें पैदा होने वाली फसल के आधार पर। ठीक है, अब जो व्यवस्था लाई गई रैयतवाड़ी व्यवस्था, उसके अंतर्गत बताया गया कि एक व्यक्ति के पास जितनी भूमि है वो उसके हिसाब से लगान देगा, ना कि उसने उस भूमि पर कितना अनाज उगाया है उसके हिसाब से। रैयतवाड़ी व्यवस्था का परिणाम, यह प्रणाली किसी भी किसान के लिए, सभी किसानों के लिए क्या हुई, घाटे की साबित हुई। बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसियों में जहां ये लागू की गई वहां इसके दुष्परिणाम ही सामने आए। लगान की राशि इतनी अधिक रखी गई कि किसानों को लगान चुकाने के लिए जमींदारों से ऋण लेना पड़ा, या तो उनको ज़मीन बिक गई या वह गिरवी रखनी पड़ी। अंततः उनकी ज़मीन उनका हाथ से सदा के लिए निकल गई। ठीक है, तो जब रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई गई तो उसके बाद किसानों को काफ़ी परेशानियां हुई, उनकी ज़मीनें बिक गई या फिर उनको ज़मीनों को किराए पर उठाना पड़ा या फिर गिरवी रखना पड़ा किसी जमींदार के पास। लगान वसूल करने वाले यातनाएं देकर भी लगान वसूल करने से नहीं हिचकिचाते। ठीक है, जो भी व्यक्ति लगान वसूलता था वो चाहे व्यक्तियों को परेशान करे, यातनाएं दे, ठीक है, उनको दुष्परिणाम करे, पर वो अपना लगान वसूल करता था। ये इनमें बताया गया। फिर आती है मालवाड़ी व्यवस्था। मालवाड़ी व्यवस्था क्या है कि मालवाड़ी व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1821 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में लागू की गई भू राजस्व की प्रणाली थी। ठीक है, मालवाड़ी व्यवस्था भू राजस्व की एक प्रणाली थी। यह भू राजस्व भारत के 30% भूभाग पर लागू की गई। ठीक है, भू राजस्व जो प्रणाली थी उसको 30% भारत के भूभाग पर लागू किया गया। इसके पहले कंपनी बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, बम्बई तथा मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था स्थापित कर चुकी थी। मतलब जो कि भारत में जो सत्ता थी ब्रिटिश साम्राज्य की, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक चीज़ करी कि वो पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग व्यवस्थाएं लाए। ठीक है, कुछ हिस्से में रैयतवाड़ी, कुछ हिस्से में मालवाड़ी और कुछ हिस्से में बंदोबस्त व्यवस्था लाए, जिससे क्या हुआ, अलग अलग जगहों पर अलग अलग हिसाब से काम चलने लगा। इस व्यवस्था में क्या हुआ, इस व्यवस्था में भूमि राजस्व बंदोबस्त कंपनी ने एक एक गाँव को महल मानकर गाँव के मुखिया के साथ किया। ठीक है, अब क्या करा, ये सिंपल सी बात है कि एक गांव में एक मुखिया को रख दिया गया। ठीक है, किसी व्यक्ति को चुन लिया गया जो मुखिया के रूप में काम करता। वो क्या करता, उसको नंबरदार कहा जाता था। उसका काम था पूरा का पूरा लगान वसूल करना और कुछ लगान का कुछ हिस्सा रख के बाकी सारा लगान किसको दे देना, ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को दे देना। मैकेंजी ने 1819 ईस्वी में दिया था। ठीक है, तो उन्होंने कुछ बताया, जो भी गाँव को महल कहे जाने वाले कारण व्यवस्था का नाम क्या पड़ गया, महलवाड़ी पड़ गया। इस व्यवस्था की अवधारणा सर्वप्रथम हॉलैंड मैकेंजी ने 1819 में ईस्वी में दी थी। 1822 के
रेगुलेशन के अनुसार कुल भूभाग का 95% निश्चित किया गया तथा इसे वसूलने के अत्यधिक कठोरता बनाई गई थी। ठीक है, तो एक व्यक्ति से 95% तक टैक्स पे किया जाएगा। ठीक है, और जितना हो सके उससे उतना ही कठोर रूप से वो टैक्स निकलवाया जाए, ये प्रकार की व्यवस्था लाई गई थी। अब आती है ब्रिटिश भूमि नीति के परिणामों का वर्णन कीजिए। ब्रिटिश भूमि की नीतियों का क्या परिणाम निकला? तो अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भू राजस्व व्यवस्था तथा जमींदारी, मालवाड़ी या रैयतवाड़ी प्रथा के कुछ प्रमुख जो निम्नलिखित हैं। पहला आता है जमीन का हस्तांतरण बनना। ये इस व्यवस्था का मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि जमीन अब लेन देन की वस्तु बन गई। लोग एक दूसरे को जमीन बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे। इस व्यवस्था के अभाव में अंग्रेजों को लगान वसूलना कठिन हो जाता। ठीक है, तो जमीनों के हस्तांतरण से बात यहाँ पे सिंपल सी है कि एक ज़मीन एक ऑब्जेक्ट या फिर एक चीज़ बन गई जिसको एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बेच सकता है या फिर उसके यहाँ गिरवी रख सकता है कुछ समय के लिए धन लेने के रूप में, जिसके कारण क्या हुआ, अंग्रेजों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगी थी कि वसूलने में, जो लगान वसूलने के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी खड़ी होने लगी थी। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी यह रही कि भारतीय समाज छिन्न भिन्न हो गया था। ठीक है, जो भी जमींदारी भूमि नीति लाई गई थी उस व्यवस्था के कारण भारत का जो समाज था वो पूरी तरह से बिखर गया था। फिर आता है भूमि पूंजी विनिमय का समाधान। जमीन पर सरकार की ओर से मालिकाना हक मिलने के कारण लोगों का रुझान जमीन की ओर बढ़ गया। चूंकि कुटीर उद्योग नष्ट होकर के कगार पर थे, इसीलिए साहूकारों ने अपना पैसा जमीन में ही लगाना उचित समझा है। ऋण चुकाने के लिए किसानों को वो पैसे देने लगे। जब किसान ऋण अदा नहीं कर पाता तो महाजन उनकी भूमि नीलाम कर उस पर अपना कब्जा कर लेते थे। ठीक है, तो भूमि पूंजी विनिमय से तात्पर्य है कि अब गवर्नमेंट क्या करने लगी थी, गवर्नमेंट लोगों को ज़मीन देने लगी थी। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा ही लोगों को हक दिया जाता था कि आप इस ज़मीन को अपने नाम कर लीजिए। अब क्या हुआ, कई ऐसे लोग थे जिनके पास पैसा था, ज़मीन थी, तो उन्होंने कई सारी ज़मीनें खरीद ली। साथ में वो लोग किसानों को पैसा भी देते थे। ठीक है, लोन देते थे एक तरह से कि आप अपना टैक्स पे कर दीजिए गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और तो और जब आप टैक्स पे कर दोगे, ठीक है, तो आपको जो ज़मींदारों से पैसा लिया गया आपको वो भी पे करना है। अगर वो नहीं कर पाते तो ज़मींदार क्या करते थे, उनकी ज़मीनों को छीन लेते थे और अपने अंदर या फिर अपने कब्जे में कर लेते थे। किसानों पर कर्ज बढ़ता चला गया, जिसके कारण क्या हुआ, किसानों पर कर्ज बढ़ता चला गया और तो और किसान गरीब होते चले गए। पैदावार में कमी, हस्तांतरण व्यवस्था के कारण ज़मीन छोटी। ठीक है, अब जब जिन लोगों के पास छोटी ज़मीन थी वो लोग ज़मीन पर अच्छे तरह खेती भी नहीं कर पाते थे। ठीक है, और तो और अच्छे संसाधन ना होने के कारण क्या हुआ, उनकी ज़मीन का जो उपज थी वो भी कम होती चली गई। जमींदारी वर्ग का उदय स्थायी भूमि व्यवस्था की बदौलत। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके कारण जब और भी जमींदारी वर्ग का उदय होने लगा, कई ऐसे लोग आ गए सत्ता में या फिर आप कह सकते हैं अब सामने, जिनके पास काफ़ी सारी ज़मीन थी और तो और वो उस ज़मीन का प्रयोग करके और भी ज़मीन अपने अंदर कर रहे थे। कृषि उत्पादनों का निर्यात। इंग्लैंड में कच्चा माल अंत की ठीक है, सिंपल सी बात है इस पॉइंट की कि कृषि उत्पादन के निर्यात से मतलब है कि भारत में जो भी चीज़ें उगाई जाती थी उन चीज़ों को कहाँ भेजा जाता था, इंग्लैंड। मतलब कि इंग्लैंड में जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ को भारत में उगाया जाता था और भारत से उसे ट्रांसफ़र किया जाता था। जैसे कि नील की खेती, ठीक है, जो नील होता है उसकी खेती भारत में की जाती थी, परंतु उस चीज़ को कहाँ भेजा जाता था, उस चीज़ को भेजा जाता था इंग्लैंड, ताकि वहाँ के लोगों को चीज़ें प्राप्त हो। अब नील की खेती आप भी जानते हैं, नील की खेती करने के बाद तकरीबन 8 से 10 साल तक उस ज़मीन पे कुछ भी नहीं उग सकता था, क्योंकि नील की खेती के बाद उस ज़मीन की जितनी भी उपजाऊपन था वो सब समाप्त हो जाता था, परंतु ज़बरदस्ती ये सब कराया जाता था। उद्योगों का विनाश। भारतीय उद्योग, भारत में जो उद्योग ऑलरेडी सेट थे उन उद्योगों को क्या कर दिया गया, निपटारा कर दिया गया। उनको भारतीय धंधे और जो उद्योग थे उनको हटा दिया गया और भारतीय माल की कीमत विदेशी माल की तुलना में 50 से 60% तक बनी रही। मतलब कि भारत का जो भी माल था वो यहाँ पे अगर 100% रेट पे बिकता था तो वहाँ पे वो 60 से 50% रेट पे ही सेल होता था। ये हमारा लास्ट टॉपिक है कि ब्रिटिश शासक में भारतीय रेलवे का महत्व। ठीक है, भारतीय रेलवे का क्या महत्व है ब्रिटिश शासन में। तो भारत में रेलवे ब्रिटिश शासकों के लिए आवश्यक थी कि वे संचार संसाधनों से अधिक वृद्धि कर सके।
अब आपको सिंपल सी मैं बात समझाने की कोशिश करता हूँ पॉइंट को, कि भारतीय रेलवे एक, आप जानते हैं कि रेलवे कितना इम्पोर्टेंट है किसी देश के विकास में, क्योंकि रेलवे के थ्रू ही आप एक काफ़ी सारे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, इस चीज़ की आवश्यकता किनको पड़ी? इस चीज़ की आवश्यकता पड़ी अंग्रेजों को, ब्रिटिश साम्राज्य को। तो उन्होंने क्या करा, 1853 में अपने रेल पत्र के माध्यम से रेल का विकास किया। रेल बनाने के लिए उन्होंने जिम्मेदारी किनको दी? निजी कंपनियों को दी, मतलब प्राइवेट सेक्टर्स को उन्होंने जिम्मेदारी सौंप दी कि आप रेल बनाइए, जिनकी पूंजी पर भारतीय सरकार ने कम से कम 5% लाभ देने की गारंटी ली। ठीक है, जो कि वो निजी कंपनियां अपना पैसा लगाएंगी, सामान लगाएंगी, और उसका 5% लाभ किनको मिलेगा? उनको टोटल का 5% लाभ मिलेगा निजी कंपनियों को। डलहौजी की योजना 4 मुख्य लाइन बनकर संपूर्ण देश को एक दूसरे से भाग जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण थी। महत्वपूर्ण बंदरगाहों को एक दूसरे से जोड़ना। ठीक है, तो डलहौजी ने एक नियम, या फिर आप कह सकते हैं एक प्रकार से उनको वो चाहते थे कि 4 लाइनें पूरे देश को एक दूसरे से जोड़ दे, बंदरगाह और कोने कोने। 1853 में बम्बई से थाने तक पहली रेलगाड़ी चली गई। गारंटी पद्धति से शुरू की गई ये रेलवे लाइन बहुत खर्चीली सिद्ध हुई। ठीक है, ये जो रेलवे लाइन अंग्रेजों के द्वारा चालू की गई, ये बहुत ही ज़्यादा खर्चीली थी, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी, इसमें बहुत पैसा लगा। ठीक है, तो भारत में रेल निर्माण में औसत 20 से 30 हज़ार पाउंड लगते थे 1 मील तक बनाने के लिए, और इंग्लैंड में 9,000 पाउंड लगते थे। ठीक है, 1 मील को बनाने के लिए। इसी कारण निजी कंपनियों द्वारा जो धन लगा उनके मुनाफे की गारंटी थी। ठीक है, तो उनको मुनाफा मिलना था, ये पक्का था। वे व्यवस्था से बिल्कुल अमान्य और न्याज से लाभ उठाते थे। अब निजी कंपनियां क्या करने लगी? जो रेलवे थी उसका लाभ उठाने लगी। 1869 तक भारत में 4 मील लंबी रेलवे लाइन तैयार कर दी गई थी। 1869 में भारत सरकार ने रेल नीति में परिवर्तन किए। इस नीति को मुख्य मकसद खर्च पर कमी था। ठीक है, तो इस नीति में जो परिवर्तन किया गया उसका मुख्य मकसद था कि खर्च में कमी की जाए। अंत में रेल का निर्माण राजकीय उद्योग के रूप में आरंभ हुआ। अब क्या करा गया, जो आगे का रेल का काम था उसको निजी कंपनियों से लेके गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया, और गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम रेल बनाएंगे। इसके बाद रेल का विकास तीव्र गति से नहीं हो पा रहा था। इसी कारण अधिकारियों ने क्या करा, जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो इस चीज़ से गुस्सा थे, असंतुष्ट थे। तो 1880 में फिर से यही काम किनको दे दिया गया? निजी कंपनियों को सौंप दिया गया। रेल निर्माण सरकारी उद्योग के रूप में आ गई। वाणिज्य और उद्योग विभाग की स्थापना करके लॉर्ड कार्नेज ने रेल विभाग को इन्हीं सुपर्द कर दिया। अब क्या करा, रेल विभाग वापसी किनको सौंप दिया गया? निजी कंपनियों को। और तो और जो भी वाणिज्य और उद्योग का जो स्थापना की गई करके लॉर्ड कार्नेज ने रेल विभाग को इन्हीं सुपर्द कर दिया। अब रेल विभाग को वापसी निजी कंपनियों को सौंप दिया गया। इसी समय रेल बोर्ड का भी गठन किया गया था। उन प्रयासों के बाद 1905 में करीब 28,000 मील तक लंबी एक रेलवे लाइन तैयार कर दी गई थी। अनेक बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र भी आपस में जोड़ दिए गए थे। ठीक है, तो ये है आपका पूरा का पूरा चैप्टर यूनिट 2, जो कि मैंने पूरा कवर करा दिया। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, आपको कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया आप हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम और वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप चेकआउट करके वहाँ से हमारी वेबसाइट पर विजिट करके जितने भी नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप सब कुछ वहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दूसरी बात कि ये जितने भी नोट्स लिखे गए हैं ये आपके स्टडी मटेरियल को, बुक्स को, ठीक है, ऑनलाइन इंटरनेट पे सर्च करके, और मेरे पास कुछ पेड बुक्स भी हैं, उन बुक्स को पढ़ के लिखे गए हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।